नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सिंह। लास्ट क्लास में हमने देखा कि इन्फ्लेशन होता क्या है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में भी होते हैं कि आखिर ये इन्फ्लेशन बढ़ता कैसे है, या फिर हमने इन्फ्लेशन के तो बहुत सारे कारण पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में या इंपॉर्टेंट वो कौन से कॉज हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो आज की इस क्लास में हम उन्हीं को डिटेल में देखेंगे। आपने सुना होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसके अलावा आपने रेट बेसिस पे भी बहुत से इन्फ्लेशन के नाम सुने होंगे, क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, ईटीसी। जी हाँ, इन्फ्लेशन के तो वैसे अगर आप देखेंगे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन और कॉज ऑफ इन्फ्लेशन में डिफरेंस नहीं कर पाते। कॉज जो है बिल्कुल अलग है, ठीक है। आज की इस क्लास में हमारा जो फोकस होगा वो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन पे ही होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कॉज ऑफ इन्फ्लेशन में एक साइड में मैंने 3 लिखे हुए हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये तीनों इन्फ्लेशन जो हैं ये कॉज के बेसिस पे हैं। जी हाँ, मतलब कारण, किन कारणों से गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज होते हैं। और वहीं पे अगर मैं बताऊं कि इतना इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ या इतने परसेंट इंक्रीज हुआ, उसे हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन का जो कॉज है, अगर हम रेट के बेसिस पे देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। अगर इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे 3% है, देख रहे हैं आप, हाँ, जिसे हम माइल्ड या मॉडरेट इन्फ्लेशन मानते हैं, नॉट एग्जैक्ट 3%, इट इज अबाउट अराउंड 3%। तो ये हम देखते हैं, इसे हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब हम इसी में आगे चलते हैं तो जब क्रीपिंग से हायर होता है, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 3% टू 10%, ठीक है, तो इट इज नोन एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। लेकिन अभी भी क्या है, ये डबल डिजिट में है। क्लियर, डबल डिजिट में है। उसके बाद थर्ड है आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब यहां पे इन्फ्लेशन क्रीप कर रहा है, माइल्ड है, क्रीप कर रहा है, ठीक है। कुछ परसेंट इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जैसा कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेट में 4 ± 2% लिया गया है। मतलब अगर ये अपर बैंड जाए तो 6%, लोअर बैंड जाए तो 2%। तो 2 to 6% के बीच में हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन को थोड़ा अच्छा माना गया है। लेकिन यही इन्फ्लेशन जब आपके 6% से ज्यादा बढ़ता है तो वहां पे स्टार्ट हो जाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन की सिचुएशन, जिसे हम 10% तक देखते हैं। इनके अपने कॉज हैं, ठीक है। वो चाहे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, या कॉस्ट के इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ इंफ्रा बॉटलनेक या कोई ऐसा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्राइस राइज हो रहा होगा। तो खैर उसके कॉस्ट पे तो हम बात करेंगे, लेकिन जब इनके रेट इंक्रीज करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट एक तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो जाता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन की पहचान क्या है, ये डबल या ट्रिपल डिजिट रेट में पहुंच जाता है। जी हाँ, 10% से ऊपर ये 20 या 100% हो गया। इसका मतलब कि अब इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल से बाहर है। और आपको भी मालूम है, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हुआ तो आम भाषा में अगर इसको समझे तो किसी गुड्स या सर्विसेज के प्राइस वो 20% या 100% बढ़ गए। 100% मतलब 10 रुपए की चीज आज 20 रुपए की हो गई। आई होप आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन मतलब अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। अब अलार्मिंग सिचुएशन में तो खैर यही आ गया था, अब वो कंट्रोल से बाहर है, अब सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और अगर ये कदम नहीं उठाया तो इन्फ्लेशन कन्वर्ट हो जाना है आपका किसमें, हाइपर इन्फ्लेशन। जी हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब एक्सट्रीमली हाई एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन विथ रेट्स इन मिलियंस और इवन ट्रिलियंस पर ईयर। जैसा कि आपने वेनेजुएला में अभी देखा था कि वेनेजुएला में कितने तेजी से प्राइस राइज हो रहा था। तो अगर आप देखेंगे वेनेजुएला की कंडीशन, या इसके पहले हाइपर इन्फ्लेशन 1923 के आसपास में हंगरी, जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो उसका इंपैक्ट था, जो इन्फ्लेशन राइज हुआ, तो दिस इन्फ्लेशन कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब अब ये इन्फ्लेशन जो है बहुत बड़े स्तर पे बढ़ गए हैं। अब इनका सोल्यूशन एक ही है कि डीमोनेटाइजेशन करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि जब जब इन्फ्लेशन राइज होता है, आपको मालूम है कि अगर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, इसका मतलब आपके पास जो 500 का नोट है ना, अब उसके कागज का दाम हो गया है। जी हाँ, उसके अब प्राइस बचा ही नहीं है। उसका जो परचेजिंग प्राइस तो इतना इरोड हो गया है, इतना कम हो गया है कि अब उससे रद्दी ही खरीद पाओगे।
पहले आप बहुत कुछ खरीद सकते थे, लेकिन अब आपके पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है, और ये तो हाइपर इन्फ्लेशन है, यहां तो कोई कंडीशन ही नहीं है, यहां तो परचेजिंग पावर 100% हुई है। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि इमेज बनी रहती है, एक बच्चा थैला भर पैसा जो है एक आदमी लेके जा रहा है ब्रेकफास्ट के लिए, एक थैले में, एक बैग में पैसा भर के। क्यों? क्योंकि अब 500 रुपए से आपको 1 रुपए की चीज भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, जो पहले 1 रुपए मिल जाती थी। ये कंडीशन हाइपर इन्फ्लेशन की होती है। इसके ऊपर एक अलग से मैं आपको वेनेजुएला क्राइसिस पे वीडियो लेकर आऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, उसको समझिएगा कि कैसे प्राइस राइज होता है। तो ये तो हो गए खैर हमारे यहाँ पे रेट के बेसिस पे, लेकिन फिर हम आते हैं आपके कॉस्ट के बेसिस पे। जब हम कॉस्ट के बेसिस पे आते हैं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ये 3 प्रकार के इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब आपके मन में होगा कि सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन आखिर होता क्या है, उसके ऊपर चलेंगे। पहले एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो कैन सपोर्ट द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनमें से कौन सा सिनेरियो जो है वो सपोर्ट करेगा? डिफ्लेशन, लो एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। हम सभी को मालूम है कि भाई देखो, डिफ्लेशन होगा तो प्राइस रिड्यूस हो रहा है इवन बिलो द जनरल प्राइस लेवल। क्लियर है? नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, प्राइस डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट तक पहुंचने वाला है, नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। हाइपर इन्फ्लेशन कभी भी नहीं हो सकता, सपने में भी नहीं। तो लो एंड मॉडरेट इन्फ्लेशन मतलब जो क्रीपिंग है, ठीक है, इसको कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है किसी भी इकोनॉमी की सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। क्लियर है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जब मैं आपको अभी एग्रीगेट डिमांड पढ़ाऊंगा तो यहां पे देखेंगे। ओके, इसको भी वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझिएगा, हमने एक टॉपिक किया था नेशनल इनकम में, जहां पे हमने देखा था कि इकोनॉमी में जितना आप प्रोडक्शन करोगे, क्लियर है, हाँ, जो भी प्रोड्यूस करोगे, क्लियर है, अगर वो डिमांड के अकॉर्डिंग है, क्लियर है, मींस अगर प्रोडक्शन और डिमांड जो दोनों इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? प्राइस स्टेबल होगा। क्लियर है? लेकिन सडन क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, मतलब डिमांड जो हो रही है वो बढ़ रही है। डिमांड इंक्रीज हुई बहुत तेजी से, लेकिन जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो उसके कंपैरिजन में इंक्रीज नहीं हो पाया। क्लियर है? अगर आप देखेंगे डिमांड 50% मान लो इंक्रीज हुई, और जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई है, हम इसे सप्लाई भी कह सकते हैं और जो प्रोडक्शन कह सकते हैं, मान लो प्रोडक्शन केवल 20% हुआ, तो अभी भी क्या इनके बीच में 30% का गैप है। मतलब 30% मार्केट में अभी भी ऐसा डिमांड है जिसके बदले में सप्लाई नहीं है। 30% डिमांड मतलब 30%, मान लो फॉर एग्जाम्पल 30% पीपल डिमांड, ठीक है, फॉर द सर्टेन गुड्स और सर्विसेज, बट उसकी प्रोडक्शन ही नहीं है, क्योंकि डिमांड जितनी तेजी से बढ़ा, प्रोडक्शन उसके अगर कंपैरिजन में देखें तो इंक्रीज नहीं हुआ है। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो जो डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाया है, इस कंडीशन में जो 30% एक्स्ट्रा डिमांड इंक्रीज होता है, ये क्या करेगा? ये प्राइस को इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अगर मैं इसे आसान भाषा में आपको समझाने को चाहूं, तो जिन भी गुड्स की कमी होती है, अगर उनकी डिमांड ज्यादा होती है, तो क्या शॉपकीपर अच्छे इनकम करने के लिए उसके प्राइस को बढ़ा देता है? आपने देखा होगा। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 50 लोगों को एक बुक स्टोर पे भेजा कि जाओ भाई एक बुक खरीद के लाओ। बुक वाले ने देखा मेरे पास 30 ही बुक है, ये 50 लोग हैं, वो कहेगा बुक तो है लेकिन डिमांड बहुत है, इसलिए 400 की जगह बड़ी मुश्किल से मिली, 500 की बिक रही है, 400 उसका एक्चुअल प्राइस है। तब उसमें से जो जो 500 को खरीदना चाहेगा वो परचेज करेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। ऐसे इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये तो रही बात जनरल लेवल पे, सामान्य तौर पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम इस तरीके से समझते हैं। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में अगर समझें तो जरा आप मुझे ये बताइए, क्या हमारी इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होता है, क्लियर है, जो भी प्रोडक्शन हम इकोनॉमी में कर रहे हैं, क्लियर है,
जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, क्या ये इक्वल टू इनकम होगा एंड इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर? ये हमने देखा था। और मैं कह सकता हूं कि जितना लोग एक्सपेंस कर रहे हैं वही हमारी डिमांड जनरेट करके प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। तो क्या मैं अगर प्रोडक्शन की जगह पर वही करूं ना, कि प्रोडक्शन आप वही करोगे जो डिमांड होगा, तो डिमांड इक्वल टू इनकम एंड इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। क्योंकि हमने देखा हुआ है कैसे, ये एग्जांपल देख लो। ये ग्रुप ऑफ पीपल है, मान लो इंडिया के, इनमें से कुछ ने अपनी जमीन दी, कुछ ने लेबर दिया, कुछ ने अपने पैसे डिपॉजिट किए, कैपिटल इकट्ठा हुआ, और इनमें से कुछ जगह फैक्ट्री ओपन कर लिए। तो ये तो हो गया आपका लैंड, ये हो गया आपका लेबर, ये हो गया आपका कैपिटल, ये हो गया आपका इंटरप्रेन्योर, मतलब फैक्ट्री ओपन कर ली इनने। अब ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर है, क्या ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? हम सबने पढ़ा है। अब किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए मार्केट में डिमांड है, तो उसने एक फैक्ट्री ओपन की, उसमें कुछ पैसे लगाए, उस पैसे में लेबर बुलाया और जमीन ली और उससे प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अब जो ये प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो लैंड के बदले इस पर्टिकुलर पर्सन को रेंट देगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो इसने प्रोडक्शन किया है, क्लियर है, ये लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है। अब यहां पे जो भी इन लोगों ने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, वो क्या इनकम के इक्वल हो जाएगा? जी हाँ। क्या, जैसे मान लीजिए इन्होंने 10 रुपए की कोई चीज प्रोड्यूस की, तो 10 रुपए में 2 रुपए इसने रेंट दे दिया, इंटरप्रेन्योर ने 2 रुपए वेज दे दिया लेबर को। ठीक है। बैंक वाले को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया 2 रुपए, 2 2 4 2 6 हो गया, और अपना प्रॉफिट के रूप में 4 रुपए रख लिया। तो कहने का मतलब कि जो भी प्रोडक्शन होगा उसी के बराबर क्या होगा? इनकम होगा। अब ये जिसको रेंट मिला है वो क्या करेगा? इससे डिमांड करेगा। वेज जिसको मिला है क्या करेगा? डिमांड करेगा। और इंटरेस्ट जिसको मिला वो भी क्या करेगा? आगे चल के डिमांड करेगा, और ये भी डिमांड करेगा। कहने का मतलब इकोनॉमी में जो भी इनकम हुई है, क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे? और फाइनल जो इनकम होगी, उस इनकम से जो एक्सपेंडिचर होगा, वो एक्सपेंडिचर क्या डिमांड जनरेट करेगी? हमें भी मालूम है इकोनॉमी में ये एक्सपेंडिचर डिमांड को जनरेट करेगी। और अगर ये डिमांड को जनरेट करती है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो भी इनकम आपके पास होगा वही आप खर्च करोगे, और आपका खर्च ही आपके डिमांड को बढ़ाएगा? बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो इन दैट सेंस, ठीक है, इन दैट सेंस हम लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। क्लियर है? हाँ, सी मींस प्राइवेट कंजम्पशन, क्लियर है? जी मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, एक्स माइनस एम मतलब आपका नेट एक्सपोर्ट। क्या शो कर रहा है? क्या ये डिमांड ही शो कर रहा है? अब अगर मान लो हमारे यहाँ प्राइवेट हाउस होल्ड का या प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ गया, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, या इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, या तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो नेट एक्सपोर्ट ही बढ़ गया, तो इस कंडीशन में क्या ये डिमांड को जनरेट करेगा? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है। जी हाँ, डिमांड बढ़ेगा। और अगर डिमांड बढ़ता है, इसके कंपैरिजन में अगर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो इस सिचुएशन में भी अगर आप देखोगे तो हमारे यहां पे क्या दिखेगा आपको? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। क्लियर है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। अभी समझ रहे हैं आपको? ये हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड में, CGI प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है। तो अब ये क्या शो कर रहा है? ये डायरेक्ट कह रहा है कि भाई डिमांड तो इंक्रीज होगा। क्लियर है? डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है डिमांड तो इंक्रीज होगा, चाहे सी बढ़े, जी बढ़े, आई बढ़े, एक्स माइनस एम बढ़े। और अगर इसके कंपैरिजन में प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो फिर वह प्राइस राइज करेगा, जो कि हम लोगों ने अभी यहां देखा था कि प्रोडक्शन जो है वो जो है, मतलब डिमांड जो है वो बढ़ गई है, लेकिन प्रोडक्शन अभी नहीं बढ़ पाया। एज कंपेयर क्या करेगा? ये प्राइस राइज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, एक और लॉजिक यहां लगा सकते हैं, बताइए, एक और लॉजिक लगा सकते हैं कि क्या जो ये एग्रीगेट डिमांड ये हमारी जीडीपी है?
इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो जीडीपी अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो जीडीपी भी इंक्रीज होगी। क्लियर है, क्योंकि प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन के लिए लोग तभी आगे बढ़ेंगे जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। आप ही बताओ ना, मार्केट में जिसकी डिमांड होगी वही प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब तक वो प्रोड्यूस होगा कुछ समय के लिए क्या रहेगा, प्राइस राइज रहेगा। इसीलिए बोला जाता है मॉडरेट इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। क्लियर है, क्योंकि ये बढ़ता हुआ डिमांड दिखाता है, और उस डिमांड की वजह से लोग क्या करेंगे, जीडीपी जो है वो भी बढ़ेगी, और लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। क्यों, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। इसीलिए बोला जाता है मतलब एक माइल्ड इन्फ्लेशन जो है, क्लियर है, ये किसी भी इकोनॉमी के सस्टेन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया एग्रीगेट डिमांड से, ठीक है। इसके और भी कारण, अगर कॉस्ट की बात ना करें तो हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं, अगर डिमांड से बढ़ रही है तो माइल्ड इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, हाँ, कॉस्ट वाली बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो अभी आगे देखेंगे। क्लियर, इससे पहले आप लॉजिक लगाओ, मैंने आपको बता दिया डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉज क्या है। देखिए, सबसे पहला कह रहा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मान लो सरकार खर्च कर रही है, सरकार खर्च करेगी, लोगों को, मतलब सरकार इंफ्रा बना रही है, लोगों को जॉब दे रही है, पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, अब बिहार में पुल गिरे, पुल बनेंगे, लोगों को जॉब लगेगी, लोगों के पास इनकम होगी, डिमांड करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन जनरल इनकम लेवल, अगर किसी की इनकम लेवल ही बढ़ गई तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। भाई मेरी सैलरी अगर अनअकैडमी बढ़ा देती है तो मैं क्या करूंगा, मैं परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, 2 रुपए ज्यादा खर्च करूंगा। राइजिंग पॉपुलेशन, अ लार्जर पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ठीक है। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आपने देखा होगा कि आजकल इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे हैं। अब मान लो कि जैसे मैं इंदौर में पीथमपुर जानता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, लखनऊ के पास सरोजिनी नगर है। अब ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जब डेवलप होते हैं तो उन जगह पे बाहर की पॉपुलेशन आके एक साथ आती है, ठीक है, एक बड़े नंबर में, और वो वहां की लोकल मार्केट पे डिपेंड हो जाती है। तो सडन क्या होगा कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो है वो बढ़ेंगे और वो वहां की लोकल मार्केट पे डिपेंड होंगे। तो लोकल मार्केट वाला तो हमेशा गुड्स इसलिए लाता है कि भाई जो एक हफ्ते के लिए, मान लो सब्जी वाले 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सब्जियां ला रहे हैं, या जैसा भी मार्केट है वो अपनी उसकी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, उस आधार पे ये लोग उतने ही गुड्स ला रहे जितनी डिमांड, लेकिन सडन डिमांड राइज कर गई। इन दैट केस अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे डिमांड राइज होगा गुड्स और सर्विस का, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब दुकान वाले जो हैं उनके ऊपर एक दबाव बनेगा, वो अच्छा प्रॉफिट करने के लिए प्राइस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल लोग प्रोटीन चीजों के लिए काफी ज्यादा मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है, मेरे को देख के तो मत कहना, हाँ बाकी लोग हो रहे हैं। तो जो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं वो प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट के लिए भाग रहे हैं। इन सब चीजों के प्राइस, जब अगर टेस्ट चेंज होगा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो लोगों का टेस्ट जब चेंज होगा तो प्राइस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आगे यहां पे देखें तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ठीक है, बूस्टिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो दैट इंक्रीज द मनी सप्लाई ऑल्सो इन द इकोनॉमी, ठीक है। अगर सरकार ने यहाँ पे बैंक, मतलब बैंक जो है पॉलिसी रेट आरबीआई कम करती है, बैंक को सस्ता लोन मिलता है, तो सस्ते लेवल पे पहुंचाएगी तो लोग बहुत पैसा लेंगे, और जब लोगों के पास में सस्ते में लोन अवेलेबल होगा तो दे क्रिएट द डिमांड। डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। अब मान लो हमारे यहाँ सरकार ने मनी बोरो किया, फाइनेंस बोरोइंग और प्रिंटिंग मनी कैन रिजल्ट इन्फ्लेशन। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा इकोनॉमी में आएगा। जब आप किसी इकोनॉमी में एक्स्ट्रा मनी इंजेक्ट करते हो, चाहे आप प्रिंट कर रहे हो या फिर बाहर से बोरो करके ला रहे हो, तो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, क्लियर है। अगर मान लीजिए सरकार ने टैक्स कम कर दिया, मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, सरकार मुझसे 10 रुपए टैक्स ले रही थी, मैं 90 रुपए खर्च कर रहा था, सरकार ने बोला भाई अब दीपक सिंह आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा, तो अब मैं 95 रुपीज खर्च करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास में जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो मैं खर्च करूंगा आफ्टर टैक्स डिडक्शन, वो बढ़ जाएगी। पहले 10% दे रहा था, अभी 5% दूंगा। तो अभी बजट भी आने वाला है कल, ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से। अच्छा, अब आगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे चलने से पहले मैं आपको बहुत जरूरी चीज बताना चाहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, अनअकैडमी के कोर्सेज क्या कभी आपने सोचे भी होंगे कि 23,999 मतलब 24,000 में आपको कोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है, जहां पे आप ये सारे बेनिफिट देख सकते हैं। ये सबमिट बैच है नया, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, कल परसों कभी भी, आज रात को ही बढ़ जाए कोई जरूरी नहीं है।
तो आप यहाँ पे मेरी पर्सनल मेंटरशिप में तैयारी करने के लिए दीपक 1 कोड यूज करके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हो। यूपीएससी सीएससी जो आईएएस आईपीएस बैचेस हैं, यहाँ पे अचीवर बैच है इंग्लिश के लिए, अगर आप प्योर इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो बाइलिंगुअल तो सबमिट है। शिखर बैच है हिंदी मीडियम के लिए। इसके अलावा बैचेस फॉर 2026 अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इन सभी चीजों में अगर आप देखेंगे तो ये न्यू बैच है, ठीक है, न्यू जो आपका बेस रखेगा, फाउंडेशन, क्लियर है। तो ये इंग्लिश में है लैंग्वेज में, और ये 2 साल का पूरा बैच होगा। ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जाने से पहले मैं आपको फिर से वही चीज कनेक्ट करना चाहूंगा। देखो, ये तो अभी आपको समझ में आ गया ना, लैंड, वे, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब मान लो कि ये बंदा कहता है कि नहीं मुझे रेंट ज्यादा चाहिए, ये बंदा कहता है नहीं मेरे को वेज ज्यादा चाहिए, ये कहता है मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए, क्लियर है। अब अगर इसको रेंट ज्यादा चाहिए, इसको वेज ज्यादा चाहिए, इसको इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए, इसके अलावा ये जो इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ये क्या करता है अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लेकर आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल लेकर आता है, क्लियर है। इसके रॉ मटेरियल का, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, उससे भी कॉस्ट के, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दो, ट्रांसपोर्टेशन ले लो अभी, तो उसको हम स्ट्रक्चरल में करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा पड़ गया, रॉ मटेरियल महंगा पड़ गया, जैसे ऑयल के प्राइस, अगर ऑयल के प्राइस बढ़ गए तो इस कंडीशन में क्या सब चीजें महंगी हो जाएंगी। तो इसकी वजह से मान लो इसको रॉ मटेरियल में ऑयल के प्राइस महंगे हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो गया, ये जो लैंड पे रेंट दे रहा था वो महंगा हो गया, वो इंक्रीज हो गया, लेबर को जो वेज दे रहा था वो इंक्रीज हो गया, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दे रहा था वो इंक्रीज हो गया। तो इस कंडीशन में क्या इंटरप्रेन्योर जो प्रोडक्शन करेगा तो क्या ये इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट, ओके। जी हाँ, ये प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है, मींस कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से, क्लियर है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, इनके प्राइस में, क्लियर, इनके प्राइस में जो इंक्रीज होगा ये हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। हाँ, कहाँ, ये इंडिया में पाया जाता है, इन इंडिया, इंडिया में इस टाइप की इन्फ्लेशन, जी हाँ, भले हमारी आबादी कितनी हो, इंडिया जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हो डिमांड नहीं बढ़ रही है, डिमांड उसी जगह है, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, लैंड पे रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है, लेबर को वेज ज्यादा देना पड़ रहा है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, मनरेगा, मनरेगा आने के बाद जो लेबर थे उन्होंने अपने मजदूरी को बढ़ा दिया, और जब मनरेगा में इतने पैसे मिलने लगे और मजदूरी बढ़ गई तो सभी फैक्ट्रियों में जो लेबर के प्राइस थे बढ़ाने पड़े, और जब बढ़ाने पड़े तो फाइनल बर्डन किस पे आता है, प्रोडक्शन बाई कॉस्ट पे, और प्रोडक्शन कॉस्ट तो अपनी जेब से देगा नहीं इंटरप्रेन्योर, तो वो क्या करेगा, फाइनल प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी गुड्स की उसको इंक्रीज कर देगा, क्लियर है। इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस राइज होगा, और ऐसे इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसके कॉज कौन से हैं, किन किन कारणों से ये इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे बच्चों, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इंक्रीज इन इनपुट प्राइस, हायर कॉस्ट फॉर लेबर, रॉ मटेरियल, ये मैंने अभी आपको बताया। पुअर मानसून, बारिश ही नहीं हुई, मानसून बहुत खराब हो गया, बारिश नहीं हुई अच्छे से, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, स्कार्सिटी आ जाएगी, कमी आ जाएगी गुड्स की, और वो फाइनल प्राइस को राइज कर देगा। राइज इन ऑयल प्राइसेस, अभी मैंने आपको बताया था, अगर ऑयल प्राइस बढ़े तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, चाहे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बस वाला ज्यादा किराया लेगा, यहां पर ट्रक वाला ज्यादा किराया लेगा। तो क्या ऐसा इन्फ्लेशन हमारे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, जी हाँ, और ऐसे इन्फ्लेशन को हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, बिकॉज इसके पीछे हमारी इंडिया में, क्योंकि हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं मोस्टली, तो जब ऑयल का प्राइस बाहर इंक्रीज होता है तो हमने वो जब ऑयल बड़ा मंगाया, इंपोर्ट किया, तो उस इंपोर्ट में बढ़ा हुआ प्राइस आया, इसकी वजह से हमारे हर एक सेक्टर में जो है प्राइस राइज हो गया,
क्लियर है? तो उससे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी लेते हैं, क्योंकि इंपोर्ट की गई गुड्स पे आया इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। इसके अलावा होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन, लिमिटिंग मार्केट अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज लीड्स टू स्कार्सिटी एंड प्राइस इंक्रीज। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ मार्केट अवेलेबिलिटी है गुड्स की, ठीक है, लोग अभी आपने देखा होगा टमाटर बहुत लाल हो रहे थे, प्याज बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हो रहे थे, क्यों? ये प्राइस क्यों बढ़ते हैं? अभी टमाटर के फिर से प्राइस बढ़ गए। रीजन बिहाइंड इट, लोग होल्ड कर लेते हैं, अपने गोदाम में रखे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि मार्केट में सप्लाई को रोक दो। जब सप्लाई रुक जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर जब प्राइस बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे करके आप निकालो और इससे प्रॉफिट कमाओ। बट ये जो इन्फ्लेशन है इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, और जिसको लेकर हमारे यहाँ सरकार कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले रही है। इसके ऊपर मेरा अलग से आएगा एक लेक्चर, क्योंकि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके जी हाँ, तो याद रखिएगा जो भी आप यहां पे पढ़ोगे इकोनॉमी में बहुत डिटेल होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स, हायर एक्साइज, कस्टम और जीएसटी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशन। अगर हायर एक्साइज है, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, अगर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, मान लो इस पेन पे ये 10 रुपए की पेन थी, सरकार ने 2% टैक्स 10% टैक्स लिया तो 11 रुपए की हो गई। अगर सरकार ने बोला 20% टैक्स लेंगे तो 10 + 2 रुपए 12 रुपए की हो जाएगी। तो क्या प्राइस राइज हुआ? हाँ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लगने से प्राइस जो होगा वो राइज होगा। क्लियर है? जो प्राइस है वो राइज होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। यहां पे डिमांड सप्लाई तो सही रहती है, मतलब लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसके बराबर में प्रोडक्शन भी है। क्लियर है? मतलब अगर आप देखोगे सप्लाई को अगर हम यहाँ प्रोडक्शन से डिनोट कर दें तो जो भी डिमांड हो रहा है, वॉट एवर द डिमांड क्रिएटेड इन इकोनॉमी, ठीक है, इज इक्वल टू द प्राइस। डिमांड इक्वल टू प्राइस। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है। कैसे? मान लीजिए इंडिया में मान लो हाईवे का डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा हमारे एक महानुभाव जो हैं उन्होंने कुछ वीडियो बना के डाला था कि इंडिया में इन्फ्लेशन, मतलब हाईवे की क्या ज़रूरत है, इतने % जनता जो है बाइक से चल रही है। बल्कि लोगों को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ पे 70% प्लस जो पूरा ओवरऑल गुड्स सर्विसेज का जो ट्रेड होता है वो आपके हाईवे से ही हो रहा है। अब इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि इंडिया में एक हाईवे जो है एक दिन में 250 किलोमीटर एक ट्रक वाला चला पाता है, क्योंकि कंडीशन अच्छी नहीं है। क्लियर है? हाँ। और अमेरिका में इंफ्रा बहुत अच्छा होने से 500 किलोमीटर का एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब ये 250 किलोमीटर और ये एक 500 किलोमीटर। अब अमेरिका में एक ट्रक वाला एक दिन में इतना कवर कर लेगा और इंडिया में 2 दिन में कवर करेगा। तो आपको मालूम है अगर 2 दिन हो गया तो ड्राइवर जो है 2 दिन के पैसे लेगा। ठीक है, जो उसके साथ में सपोर्टिंग स्टाफ होगा 2 दिन का पैसा लेगा। क्लियर है? हाईवे बहुत अच्छा ना होने से ऑयल ज्यादा कंज्यूम होगा, उसका भी। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे ये जो प्राइस बढ़ रहा है ना तो डिमांड ना तो सप्लाई की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, दोनों बढ़िया है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो गई। जैसे आप देखो यहाँ पे लैक ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, इनसफिशिएंट कैपिटल, पैसा नहीं है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी पे लॉन्ग लास्टिंग काम करते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जा रहा है, पावर, पोर्ट, रोड, एलिवेटेड प्रोडक्शन। अभी गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छे से फोकस कर रही है ताकि वो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के फैक्टर से कहीं ना कहीं बच पाए। इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटी, ठीक है, जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल गुड्स। हमारे यहाँ पे कोल्ड फ्रिज ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि हम फ्रिज में गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर पाए। क्लियर है? इस वजह की इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह की जो कहते हैं कि जो हमारे सप्लाई है, ये जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ डिस्टर्ब करती हैं, जो गुड्स खराब हो जाते हैं, क्लियर है, इनकी वजह से क्या होगा, सप्लाई नहीं हो पाती। इंडिया में लगभग देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल और फ्रूट जो है बिना प्रोसेस के ही खराब हो जाता है।
ठीक है। इसका करंट डेटा मुझे मालूम नहीं होना, मैं आपको अभी अपडेट कर देता हूँ। मैं एग्रीकल्चर जब पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा, तब वहाँ पे डेटा बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे वो पेरिसेबल हो जाती है, हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की कमी है, या तो कोल्ड फ्रिज वाले जो वाहन होते हैं उनकी कमी है, जहाँ पे हम मछलियों को, इन सब चीज़ों को एक कोल्ड कंटेनर में रख के, हम फ्रिज कंटेनर में रख के पहुंचा पाए। अभी धीरे धीरे इस पर वर्क हो रहा है, बट इनकी वजह से क्या होता है कि अननेसेसरी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाती है, और वो सारे अननेसेसरी कॉस्ट इंक्रीज जो है ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के कॉज में देखे जाते हैं। ठीक है जी हाँ। अब देखेंगे यहाँ पे इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हमारा इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या पड़ता है। देखो, ये जो क्रेडिटर है, क्लियर है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। डाउन मतलब निगेटिव इंपैक्ट। ठीक है हाँ, जहां जहां ये डाउन है ये सब निगेटिव है। ठीक है हाँ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। कैसे, मैं समझाता हूं। आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, मान लो आपने किसी को पैसे दिए 1000 रुपए, ठीक है, 5% के इंटरेस्ट पे। 5% वो आपको इंटरेस्ट देगा आफ्टर 6 मंथ। पर चला 6 मंथ में इन्फ्लेशन 3% हो गया, तब जो पैसा आपके पास आएगा वो एक्चुअल में 2% आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि आपका 3% इन्फ्लेशन में कट हो गया, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर इरोड हो जाएगी, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया, इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बॉन्ड होल्डर्स, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, वही सेम है, आपने पैसा लगाया बॉन्ड में, बोला 10% आपको मिलेगा 1 साल बाद, पर चला इन्फ्लेशन आ गया 8%। अब आपको जो पैसा मिल रहा है उसमें 2% का गेन है, जो पहले आपको लग रहा था 10% होगा। क्यों? क्योंकि 8% तो इन्फ्लेशन ही ले गया ना। समझ लो, आज 1000 रुपए का कोई गुड्स है, ठीक है, मान लो 1000 रुपए में आपको कोई एक प्रोडक्ट खरीदना है, मान लो ये रिमोट है, डिजिटल रिमोट, हाँ 1000 रुपए में है। अब इस गुड्स का कॉस्ट, मान लो कोई गुड्स है पर्टिकुलर 1000 रुपए में है, अभी इन्फ्लेशन आने से क्या हुआ कि 8% इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, इसकी वजह से 1080 रुपए का हो गया प्रोडक्ट। लेकिन 1 साल बाद आपको जो बॉन्ड पे पैसा मिल रहा है वो 1100 रुपए मिल रहा है। अब आपने क्या सोचा था कि यार 1 साल बाद पैसा मिलेगा और मैं उससे क्या यही गुड्स खरीदूंगा जो 1000 रुपए का है, तब मेरे पास 100 रुपए बच भी जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको जो पैसे मिले उसमें आपको 1080 देना पड़ रहा है, अब आपके पास केवल 20 रुपए बचेंगे। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो ये एक आपका जनरल पब्लिक पे तो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि महंगाई का असर होगा। इंडस्ट्री पे, क्योंकि कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएंगी प्रोडक्शन की। इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्लियर है, आप जो इन्वेस्ट करोगे तो मैक्सिमम, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, लोग जो है अपनी कॉस्ट कटिंग करना शुरू करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी शुरू होगा। टैक्स पेयर, अब टैक्स पेयर पे क्या होगा, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर है, ठीक है, हाँ, सडन क्या हुआ, उसकी सैलरी जो थी 1000 रुपए है, ठीक है, और टैक्स देने वालों की जो एक, मान लीजिए कि जो टैक्स स्लैब है उसमें बोलता है कि जो 1500 रुपए या उससे ज्यादा कमाएगा वो टैक्स देगा, तो अब ये टैक्स स्लैब से बाहर है। अचानक क्या हुआ, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया 50%, मतलब सडन तो नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, 50% इन्फ्लेशन आ गया, और इसकी सैलरी ड्यू टू इन्फ्लेशन जो है, सबकी डिमांड हुई, इनकी भी सैलरी बढ़ गई। अब ये 1500 रुपए कमाने लगे, ठीक है, अब ये 1500 रुपए कमाने तो लगे, लेकिन अब इनको 1500 में इनको मान लो 10% टैक्स देना है, तो 150 रुपए तो टैक्स के चले गए। अब इनके पास बचा कितना, 1350 रुपए। और उल्टा क्या हुआ, जो पहले 1000 रुपए में कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, ड्यू टू 50% इन्फ्लेशन इंक्रीज, अब वो 1500 रुपए हो जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग 1500 हो गई, और इनको इनकम कितनी हो रही है, 1300। और पहले कंडीशन में देखो क्या हुआ, पहले कंडीशन में इनको इनकम हो रही थी 1000, ठीक है, अब इनको 1000 रुपए इनकम हो रही थी, मान लो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी 1000 था, या ठीक है ना, जो आया हो गया। लेकिन यहां पे तो जो तुमको आ रहा है, क्लियर हो, 1350 ही है, और लिविंग में 150, उल्टा आप टैक्स स्लैब में आ गए। तो इन्फ्लेशन क्या करता है कि एक बंदे की इनकम तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो टैक्स स्लैब में आ जा रहा है, और टैक्स वो जब देगा और उसके बदले वो उसकी कॉस्ट भी, लिविंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, तो फाइनली क्या होगा, अंत में उसका लॉस ही होगा। तो ये टैक्स पेयर के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट है। बोरोवर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, भाई मैंने किसी से 100 रुपए लिए, ठीक है, और मुझे उससे 10% पे ब्याज देना है 1 साल बाद, पता चला जो 100 रुपए मैंने अभी लिए उससे एक गुड्स खरीद लिया, उस गुड्स का प्राइस 8% बढ़ गया 1 साल बाद, तो मैं तो प्रॉफिट में हूं ना, क्योंकि मैं जो उसे 1 साल बाद पैसा रिटर्न करूंगा, मैं केवल उसे 2% ही एक्स्ट्रा ब्याज देने वाला हूं, कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 2% होगा, 10 - 2%, क्योंकि 10% नॉमिनल एक्सचेंज रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट, और 8% इन्फ्लेशन रेट,
तो जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन रेट को माइनस करोगे, द परसेंटेज और द पोर्शन ऑफ इनकम, ठीक है, दैट यू अर्न, जो कि रियल इंटरेस्ट रेट होगा वो 2% होगा ना। मेरे पास 100 रुपए, 8% इन्फ्लेशन आ गया तो 8% तो कम हो जाएगा। इस कंडीशन में जो है, ठीक है, वो मुझे जो 10% जो मैं उसको देने वाला हूं, अब वो 10% नहीं रह गया, क्योंकि इन्फ्लेशन आने की वजह से अब मैं जो उसको 1100 रुपए दूंगा, वो बेसिकली क्या होगा कि वो कल 2% में ब्याज दे रहा हूं, क्योंकि उसके पहले मैंने, क्योंकि मनी इज मोर पावरफुल टुडे, मैंने मनी में पढ़ाया हुआ है कि पैसा आज सबसे पावरफुल है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा और कल पैसा कमजोर हो जाएगा। आप ही बताइए ना, पहले 500 में लोग, आज 1960 में, 1955 में 500 में कितना अच्छा आरामदायक जीवन जीते थे। आज 500 की कोई वैल्यू है नहीं है। तो ये जो है वैल्यू तो है, लेकिन उस लेवल पे जीवन नहीं जी पाएंगे, ये सिचुएशन शो करता है। ठीक है, तो ये चीज एक आप देखेंगे, बरोबर को फायदा होगा। एक्सचेंज रेट इफेक्ट एक्सपोर्ट पे। अब अगर हमारे यहां पे इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ मतलब समझिएगा इसको, हमारे यहां कोई गुड्स 100 रुपए का है, वो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से कितने का हो गया, 150 का। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? हाँ। अब इसके कंडीशन में क्या होगा, अगर ये गुड्स 100 रुपए का है, ये हमारे यहाँ पे ड्यू टू इन्फ्लेशन 150 रुपए का हो गया, और $1 इक्वल टू मान लो 50 रुपए था। ठीक है, अब हमें क्या लगेगा कि यार यहां से नहीं तो हम इसको इंपोर्ट करना शुरू करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, एक्सचेंज रेट पे इंपोर्ट करना शुरू करेंगे। क्या होगा फाइनली, क्या होगा अंत में, ये हमारी करेंसी को क्या कर देगा, क्योंकि हम बाहर की करेंसी की ज्यादा डिमांड करेंगे, डेप्रिसिएट करेगा। और फाइनल जब डेप्रिसिएट करेगा, इन्फ्लेशन की वजह से हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएट। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्सपोर्ट तो इंक्रीज होगा लेकिन इंपोर्ट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब करेंसी डेप्रिसिएट हो जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन, यहाँ पे कंसेप्ट बट डेप्रिसिएशन से, क्योंकि मैं एक्सचेंज रेट की डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, वो हम उस टॉपिक में चलेंगे, और ये टॉपिक सब मिक्स हो जाएगा। बस आप यहाँ पे समझो कि इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी डेप्रिसिएट होगी, और जब करेंसी डेप्रिसिएट होती है तो एक्सपोर्ट को फायदा होता है और इंपोर्ट को लॉस होगा। ठीक है, ये हम एक्सचेंज रेट वाले टॉपिक में करेंगे। इसीलिए मैं अभी क्या बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई भी टॉपिक मिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपका दिमाग खिचड़ी हो जाए। बस आप इसको ऐसे नोट कर लेना, ये सारे समझ में आ गए होंगे, ये वाले पोर्शन हम एक्सचेंज रेट में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, अगर अब आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें जो ये ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लास है ना, ये आपको फ्री मिल रही है। मतलब साथ में आपको ना न्यू फीचर में ऑफलाइन की क्लास जो है दिल्ली में सेंटर है, वो आप देख सकते हो। क्विक रिवीजन मॉड्यूल है, आंसर इवैल्यूएशन एआई के द्वारा। ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरा इंटरव्यू गाइडेंस। एग्जिस्टिंग फीचर तो है, न्यू फीचर में बहुत अच्छी चीज आ गई कि आपको रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हो। इसके अलावा अगर आप PSIR, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथ, एंथ्रो, एग्रीकल्चर, ये ऑप्शनल, तो यहाँ पे मैं सोशोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ अगस्त में, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने कॉस्ट पे डिस्कशन कर लिया, कल हम कुछ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, साथ में हम स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर, इन सभी पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हर एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा, और हर एक टॉपिक को एक कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके आपको विथ एग्जांपल जो है वो यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।